एहसन इकबाल साहब के साथ होने वाला सानहा जो पिछली रात गुजरी है, उसमें लेट नाइट 11th आवर एक प्रोग्राम है ARY का, वसीम बादामी उसे होस्ट करते हैं। उस पर जनाब एहसन इकबाल जो शौक से अपने नाम के साथ प्रोफेसर भी लिखते हैं, वो है नहीं लेकिन वो लिखते हैं, और वो एक प्रोग्राम में बैठे थे 11th आवर में। प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पर उन्होंने जो बातचीत की वो तो आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन अचानक से जब वो लाइव थे और भरपूर भाषण दे रहे थे तो अचानक से कोई कमरे के अंदर दाखिल होता है, बहुत ही बदतमीज़ी से उन्हें कहता है कि बंद करो इसे, और उसके साथ ही 6 वर्ड, अब ये 100% नहीं है लेकिन गौर से सुने तो ऐसे लगता है जैसे 6 वर्ड इस्तेमाल हुआ। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब उसे काफ़ी अपने व्लॉग्स में उसके ऊपर उन्हें दस्तरस भी है और उसको एक्सप्लेन भी करते रहते हैं। तो वही 6 वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है। शटअप भी शायद इस्तेमाल होता है या नहीं, और उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रह जाती, मतलब वो जो सामने फ़ोन होता है जिस पर एहसन इकबाल साहब लाइव होते हैं वो छीन लिया जाता है और या काट दिया जाता है उस प्रोग्राम को, और इंतहाई बदतमीज़ी और आप ये कहिए नामुसाद किस्म के हालात एहसन इकबाल को पेश आते हैं। बस फिर क्या, कोई 5, 10, 15 मिनट गुजरते हैं, उसके बाद दोबारा से 11th आवर पर एहसन इकबाल आते हैं। अब जो दोबारा वो आते हैं 11th आवर के ऊपर वसीम बादामी के साथ, तो वसीम बादामी उनसे पूछते हैं कि क्या सब ठीक है, आपके साथ ये क्या हुआ हादसा, अचानक किसी ने आया और कहा कि इसे बंद करो, और वो जो आवाज़ आई इसे बंद करो, वो तो ऐसे ही लगा कि कोई सूबेदार, नायब सूबेदार मेरे अजीज़ हमवतनों हो गया है। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई फ़ाइल वगैरह जो चौधरी साहब की हो, क्योंकि प्लानिंग मिनिस्ट्री में है, वो घर ले आए हों, उसे क्लियर ना करते हों, तो उन्होंने तंग आके किसी सूबेदार को भेजा हो कि जाएं। आजकल आपको पता ही है जो इन बेचारे, इनकी क्या सारी सियासतदानों की जो कदर मंजिलत है वो आपको पता है, और नून लीग की हुकूमत और उनके वजीरों की क्या है वो आपको मेरे से ज़्यादा पता है। तो लगा यही कि कोई सूबेदार, नायब सूबेदार जो हैं वो आए हैं और उन्होंने आकर कोई बदतमीज़ी की है और इनको कहा कि बंद करो इसे, ये क्या कर रहे हो तुम, और उसके बाद वो 6 वर्ड और शट अप और उस तरह के अल्फाज वो पूरी तरह सुनाई नहीं दिए, इन दोनों लफ्ज़ जो हैं, लेकिन शायबा या सुनते हुए ऐसा ही लगता है कि शायद ये अल्फाज इस्तेमाल हुए, और ज़बरदस्ती फ़ोन जो है वो बदतमीज़ी का लफ्ज़ भी उसमें कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि इस्तेमाल हुआ, और वो फ़ोन जो है वो ज़बरदस्ती उनसे छीन लिया जाता है और उसे बंद कर दिया जाता है। अब जब वो वापस आते हैं तो वसीम बादामी उन्हें कहते हैं कि ये जो हादसा आपके साथ हुआ, हम नहीं पूछते कि आपके साथ क्या हुआ, लेकिन ऑल इज़ वेल। तो एहसन इकबाल जो हैं वो ज़ाहिर है कंपोज नहीं होते पूरी तरह से, लेकिन वो ये कहते हैं कि हाँ ऑल इज़ वेल। फिर वसीम बादामी कहते हैं कि चलें हम आपसे ये नहीं पूछते कि क्या हुआ है। उस पर भी एहसन इकबाल एक्सप्लेन नहीं करते, वो बस सीधे मुँह से बैठे रहते हैं, और फिर बाकी वांदा टाइम टेलीविजन पर किसी तरह से भी उड़े हुए चेहरे के साथ, कुछ लोग तो क्लेम कर रहे हैं उनकी तस्वीर दोनों शो से पहले की और बाद की रखकर कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर चोट लगी है, दिखा रहे हैं कि उन पर शायद तशद्दुद का निशान है, लेकिन ये अब ज़रूरी नहीं कि है या नहीं है। बहरहाल उसके बाद वो जैसे तैसे अपना प्रोग्राम पूरा करके बंद करते हैं। अब इस पर फिर लोगों ने तहकीक शुरू की, उस आवाज़ को जांचने की कोशिश शुरू की, और लोगों ने आवाज़ें निकाली, पिछले जो टीवी प्रोग्राम्स या यूट्यूब पर मौजूद आवाज़ें थी वो निकाली। तो वकास बहुत ही मैं ये कहूँगा कि कोना मश्क किस्म का सहाफ़ी है, ड्रॉप साइट के साथ काम करता है अमेरिका में। उसने थोड़ी देर के बाद ही ये स्टोरी जो है अपने ज़राए से फिर बताई कि ये कोई और नहीं, ये एहसन इकबाल साहब का छोटा बेटा महमूद, उनका नाम है, महमूद साहब थे ये, और इन्होंने एहसन इकबाल के साथ बदतमीज़ी की है, और उनके मुताबिक ये पहली दफ़ा नहीं है, वो अक्सर एहसन इकबाल साहब के साथ वालिद और बेटे का मामला है, वो अक्सर पहले भी उनकी इनके साथ बदतमीज़ी होती रहती है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी क्लेम कर रहे हैं कि वो ज़रा हाथ छुट भी हैं, थोड़े शायद उनकी तबीयत के अंदर तुर्शी है या तशनगी है या जो भी आपने कहना है, और वो अक्सर इस तरह के मामलात के अंदर उनकी इंटरेक्शन शायद पहले भी रही है। अब क्योंकि ये बहुत निजी किस्म का मामला है बेटे और बाप का, तो हम उसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम सिर्फ टेलीविज़न पर जो हुआ वहीं तक रहेंगे। हालांकि स्टोरीज़ तो और भी उनकी ज़ाती लाइफ पर, दूसरी चीज़ों के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज़ उनके बेटे की ज़ाती लाइफ पर वकास साहब ने और दूसरे लोगों ने ट्वीट की, डिटेल दी, लेकिन हम उसमें फ़िलहाल जाना जो है वो मुनासिब नहीं समझेंगे। कल को ये कहेंगे कि मैंने ये प्रोपेगेंडा किया, तो इसको वहीं पर छोड़ देते हैं। हम सिर्फ उतनी बात करते हैं जो एहसन इकबाल साहब के साथ टेलीविज़न पर हुई। अब अगर तो ये बेटे ने की है तो ये भी अफसोसनाक है, जैसे लाइव टेलीविज़न के ऊपर उनके साथ ये किया गया, लेकिन अगर बेटे ने नहीं की और वाकई किसी नायब सूबेदार ने ये की है, वकास साहब तो कहते हैं कि आवाज़ जो है वो पहचान ली गई है और ये महमूद की आवाज़ ही है जिसने कहा है कि बंद करो और बदतमीज़ी की है, और ये सब कुछ उनके घर पर हुआ है। अब पता नहीं वो नारोवाल में थे या इस्लामाबाद में थे, ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन भारत अब आगे अगर चलें तो थोड़ी देर के बाद बहुत सारे सहाफ़ी, जिनको शायद एहसन इकबाल साहब ने खुद कहा होगा या उन्होंने उनसे अप्रोच किया होगा, उन्होंने फिर तरह तरह की तावीलें देना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि वो बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चों में से किसी ने एक दूसरे को कह दिया, हालांकि सब झूठ है, वो आपको भी सुनवाते हैं। अडल्ट वो जो है वो आवाज़ है, ये ज़रा सुनिए। वो भी तो आप पर तनकीद करते हैं कि गवर्नमेंट का भी
सुन लिया आपने, ये सब कुछ जो हुआ ये आपके सामने है। इसमें कोई बच्चे की आवाज़ नहीं है, ये बड़ा था जिसने आकर ये कैमरा छीना उनसे और उनको कहा कि ये बंद करो। अच्छा, एहसन इकबाल साहब के साथ ये जो अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें आज वो विक्टिम है और उनके साथ किसी और ने ज्यादती की है, लेकिन ये भी याद रखना पड़ेगा कि माजी में ये खुद भी बहुत हैबतनाक किस्म की और बहुत ही संगीन किस्म की हरकतें करते रहे हैं। एक दफ़ा ये मोटरवे पर जा रहे थे, गालिबन वहाँ पर मैकडोनल्ड्स में रुके कुछ लेने के लिए। वहाँ सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आई हुई एक फैमिली थी जिनके बच्चे थे, औरतें थी। उन्होंने इनको देखकर कोई इमरान खान जिंदाबाद या इनको कोई चोर चोर के नवाज शरीफ से रिलेटेड कोई नारे लगा दिए। इन्होंने हुकूमती अपना कंट्रोल इस्तेमाल किया और उस खानदान की औरतों को लाहौर से ऑल द वे नारोवाल सफ़र करवाया। हालांकि हमारे माशरे में ऐसा नहीं करवाया जाता। औरतें आईं, औरतों ने आकर इनके घर पर माफ़ी मांगी क्योंकि इन्होंने उनके जो रिश्तेदार पाकिस्तान में थे और उन सबको ज़ाहिर धमकियां लगवाई पुलिस के थ्रू और बाकी सब। ये ज़ाहिर इल्ज़ामात हैं इन पर, इसका कोई डॉक्यूमेंट तो सामने नहीं है, इन पर ये इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने ये सब कुछ किया। वो औरतें आईं घर पर और उन्होंने इनसे माफ़ी मांगी। फिर यहीं नहीं रुके ये, अमूमी तौर पर कोई हमारे घर चल कर आ जाए तो हम फिर आपको पता ही है हमारी रवायात का, और वो भी ख़वातीन, इन्होंने उसकी वीडियो और तस्वीर जारी की बाकायदा कि ये मुझसे देखे माफ़ी मांगने आए हैं। इसी तरह एक इनके हल्के के किसी नौजवान ने जलसे के दौरान इनसे कोई सख्त सवाल या नारा शारा लगा दिया। उनके वालिद को बिठा के वीडियो के ऊपर उसके वालिद से माफ़ी मंगवाई, उस लड़के से माफ़ी मंगवाई और एक लंबी वीडियो जो है वो जारी करवाई। तो एहसन इकबाल साहब नाम के साथ तो प्रोफेसर लिखते हैं, लेकिन माजरत इस लफ्ज़ पर जो कहने लगा हूं, बड़े कमीने किस्म के इंसान हैं जब ये ताकत में होते हैं और कोई आगे मजलूम होता है। अच्छा, अब ये जो भी सानहा एहसन इकबाल साहब के साथ उनके बेटे की वजह से या किसी की वजह से भी जो बदतमीज़ी उनके साथ लाइव हुई या उनके साथ तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, उसको तो छोड़ देते हैं। जब एहसन इकबाल इस टेलीविजन प्रोग्राम में बातचीत कर रहे थे आज के, तो वो बात कर रहे थे रवायात की। एक तो वो तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा ग्रिल कर रहे थे कि इनका कोई सर पैर नहीं है, इनका लीडर ये कहता है, लीडर की बेगम ये कहती है, बहन ये कहती है, लीडरशिप बाकी ये कहती है। तो पीटीआई के ऊपर बहुत तनकीद कर रहे थे। साथ ये भी कह रहे थे कि इनको कायदे आज़म के विजन से सीखना चाहिए क्योंकि 25 दिसंबर कायदे आज़म की यौम पैदाइश, उसके ऊपर कह रहे थे कि इनको उनके विजन से सीखना चाहिए कि उन्होंने किस विजन के तहत पाकिस्तान बनाया था, ये सीखें और उसी के तहत यहाँ पर पॉलिटिक्स करें। तो हमें हमारा एक ट्वीट माजी में याद आया जो हमने एहसन इकबाल साहब को कायदे आज़म और उनके ख़ानदानी जो सियासत थी, इन कायदे आज़म की नहीं, एहसन इकबाल साहब की, कैसे कायदे आज़म दुश्मन किस्म की सियासत जो है वो एहसन इकबाल साहब का ख़ानदान करता था, इस पर मैंने एक ट्वीट किया था। अच्छा, मैंने तो मामला सारा सियासी किया था, जैसे आज भी मैंने आपको कहा कि उनके बेटे के बारे में भी बहुत सारे मामला जो हैं वो लोगों ने ट्वीट किए हैं जो ज़ाती नोयत के हैं, उन पर मैं बात नहीं कर रहा। मैंने जो कुछ टीवी पे हुआ वो बात की। ऐसे ही अगली बात भी जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो भी सियासी बात बताने लगा हूँ, इनके ख़ानदान की, ज़ाती नहीं। आप सबको पता है कि जो मिरास, अब ख़ानदानी यहाँ पर तो सियासी मिरास लोगों को मिलती है। पाकिस्तान में बड़े कम लोग होते हैं जो खुद से अपनी सियासत शुरू करते हैं। तो जो एहसन इकबाल हैं उनकी सियासत जो है वो आपा निसार फातिमा, जिनका कि बहुत ही एहतराम है, वो ज़ाहिर है वफ़ात पा चुकी हैं और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वो एहसन इकबाल साहब की वालदा नहीं, हमारी भी वालदा हैं, हम सब उनका एहतराम करते हैं। वो जो ज़ियाउल हक थे, डिक्टेटर थे, जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी थी, पाकिस्तान की तबाही की थी, आइन तोड़ा था, मुल्क के साथ गद्दारी के मुर्तकब हुए थे आइन तोड़कर, वही जनरल ज़ियाउल हक साहब की किचन कैबिनेट का हिस्सा थी। कैबिनेट का नहीं, किचन कैबिनेट का, मीन उनके जो बहुत ही चंद करीबी लोग थे उनमें एक आपा निसार फातिमा थी। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती, क्योंकि अभी ये कायदे आज़म का विजन और कायदे आज़म ने पाकिस्तान कैसे बनाया एहसन इकबाल ये बता रहे थे, तो आपको अभी बताते हैं कि कायदे आज़म के साथ इन्होंने क्या किया था। आपा निसार फातिमा के जो वालिद मोहतरम थे, जी हाँ, आपा निसार फातिमा के जो वालिद मोहतरम थे उनका नाम था चौधरी अब्दुल रहमान जी। ये बड़ी कड़क किस्म की आप उनकी तस्वीर देखिए। अब दोबारा कोई ज़ाती बात चौधरी अब्दुल रहमान साहब पर हम नहीं कर रहे, ये भी वफात पा चुके हैं, अल्लाह इनके भी दर्जात बुलंद करे। चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने 1946 में कायदे आज़म के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, है ना मज़े की बात। अभी उनका जो नवासा है मीन एहसन इकबाल साहब, वो कायदे आज़म की स्ट्रेटजी और पाकिस्तान क्यों बना था ये हमें समझा रहे हैं। हालांकि और फिर अगर तो एहसन इकबाल साहब की ज़ाती सियासत होती ना, मीन उन्होंने खुद से सियासत शुरू की होती, उनकी ज़ाती ये सारी तगोदा होती, तो फिर भी हम ये हवाला ना देते, क्योंकि वो अपनी सियासी मिरास उन्होंने हासिल की आपा निसार फातिमा मरहुमा से, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और आपा निसार ने ज़ाहिर है अपने वालिद मोहतरम चौधरी जो अब्दुल रहमान हैं उनसे हासिल की। तो ये चौधरी अब्दुल रहमान साहब की सियासत जो है वो आखिर पर एहसन इकबाल साहब को जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। अब चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने इलेक्शन लड़ा जलंधर से, जो अब इंडियन पंजाब के अंदर है, उस वक्त तो लार्जर इंडिया था। ये 1945 1946 का वो जो इलेक्शन है उसकी बात हो रही है। और उनको हराया किसने? ज़ाहिर है उन्होंने कायदे आज़म के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, मतलब कायदे आज़म की जो मुस्लिम लीग थी, कायदे आज़म जिसको लीड कर रहे थे, उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा। और कायदे आज़म की तरफ से जो कैंडिडेट थे उनका नाम था मियाँ अब्दुल सलाम। मियाँ अब्दुल सलाम के भतीजे इस वक्त, वो भतीजे कह लें या आप ये कहें कि अली जो हमारे एक MNA हैं,
अली सरफराज, मियाँ अली सरफराज, उनके आप उन्हें दादा समझिए, मीन उनके दादा के वो भाई हैं। अब्दुल सलाम जो है वो मियाँ सरफराज साहब जो है उनके वो आप ये कहिए कि उनके वालिद के वो भाई हैं। तो अली सरफराज के आप ये समझिए कि दादा के सगे भाई मियाँ अब्दुल सलाम साहब जो हैं उन्होंने हराया था चौधरी अब्दुल रहमान को। चौधरी अब्दुल रहमान पाकिस्तान बनने के भी जाहिर है सख्त खिलाफ थे, इसलिए कायदे आज़म के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, और वो कायदे आज़म के भी सख्त खिलाफ थे, कायदे आज़म की स्ट्रेटजी के भी खिलाफ थे, कायदे आज़म के ख्यालात के भी खिलाफ थे, कायदे आज़म का जो पाकिस्तान बनाने का नज़रिया था उसके भी खिलाफ थे। और जो मियाँ अब्दुल सलाम थे वो कायदे आज़म की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे लुधियाना से, अपना जलंधर से। तो वहाँ पर उन्होंने 1945-1946 में सख्त तरीन शिकस्त दी थी चौधरी अब्दुल रहमान साहब को, जो नाना थे अपने एहसन इकबाल साहब के। और आज एहसन इकबाल साहब बजाय इसके कि इस चीज़ के ऊपर शर्मिंदा हों कि उनकी जो मिरास है सियासी तौर पर वो कायदे आज़म के भी खिलाफ थे और पाकिस्तान बनाने के भी खिलाफ थे, लेकिन आज वो भाषण दे रहे हैं बैठे हुए कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ को नहीं पता कि कायदे आज़म का जो है वो विजन क्या था और पाकिस्तान बनाने की स्ट्रेटजी क्या थी। और इनसे जब ये बात करते हैं तो हमेशा हमेशा कायदे आज़म का पाकिस्तान और ऐसी ही बातें करते हैं। हालांकि और भी मुझे हमारे अल्लाह उनको इज़्ज़त और इस्तकामत दे, हमारे सेनेटर एजाज चौधरी साहब इस वक्त जेल में हैं और बड़ी मुश्किल जेल काट रहे हैं। एक दफ़ा उन्होंने एहसन इकबाल साहब का जो दाखिला था, प्रोफेसर भी अपने नाम के साथ लिखते हैं, तो इनका दाखिला शायद नहीं हो सका था स्कूल कॉलेज में पहले, फिर वो कैसे दाखिला करवाया गया, फिर ये बाहर कैसे पढ़ने गए, वो सारी दास्तान उन्होंने मुझे सुनाई। अगर वो मैं आपको सुनवाऊँ तो आज के दिन इनके लिए मज़ीद उसमें ज़ाहिर है कोई प्लेजेंट बात नहीं होगी, इसलिए उसको भी छोड़ देते हैं, उस डिटेल में नहीं जाते। लेकिन एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में उन चंद मेरे ख्याल से मुनाफिक सियासतदानों में से हैं जो बड़ा मुंह भर के कायदे आज़म का नाम लेंगे, पाकिस्तान का लेंगे, उनके नज़रिए का लेंगे, लेकिन खुद जब हम आपके सामने मामलात रख रहे हैं तो इनकी अपना जो इनकी ख़ानदानी मिरास है वो कायदे आज़म के खिलाफ खड़ी थी। अब पिछली दफ़ा मैंने ये जब सारी स्टोरी ट्विटर के ऊपर ट्वीट की तो एहसन इकबाल साहब ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने ये ज़ाती हमला किया है। मैंने तब भी उनको बताया कि नहीं, मैंने ये आप पर ज़ाती हमला नहीं लगा, और उसके बाद इन्होंने बड़ी गाली गलोच और घटिया किस्म की वापस जो है मेरे पर ज़ाती कमेंट्री की। मैं एहसन इकबाल साहब दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने चौधरी अब्दुल रहमान साहब की ज़ातियात के ऊपर आज भी बात नहीं की, वो कैसे इंसान थे, अच्छे बुरे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए वो वफात पा चुके हैं, मोहतरम है, मैंने उनके लिए दुआ भी की। आपकी वालदा मोहतरमा, मैंने कहा कि वो हमारी भी वालदा मोहतरमा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उनकी भी जो सियासी वाबस्तगी थी ज़ियाउल हक के साथ, उस पर बात की कि वो किचन कैबिनेट का हिस्सा थी। आगे आपकी भी ज़ात पर बात नहीं की, आपके बेटे का जो आज आपके साथ वकास साहब के मुताबिक हादसा हुआ है उनकी भी ज़ाती ज़िंदगी पर हमने बात नहीं की, उनकी भी आपके साथ जो इंटरेक्शन हुआ पब्लिक में उसी पर बात की। लेकिन एहसन इकबाल साहब, मैं पहले से आपको प्रेडिक्ट कर देता हूं कि ये जो उनके नाना की मैंने आपको कहानी सुनाई है, इसके बाद फिर मुझ पर हमला करेंगे और घटिया और गलीज अल्फाज इस्तेमाल करेंगे और फिर से कहेंगे कि मैंने ज़ाती हमला कर दिया। हालांकि मैंने सिर्फ और सिर्फ खालिस्तन सियासी बात की है। इनकी जो सियासी वाबस्तगी है या जहां से इनकी सियासत को जाग लगा है वो आपको बता रहा हूं कि जलंधर में इनके नाना ने कायदे आज़म मुखालिफ इलेक्शन लड़ा था।